जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। इस वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली पीईबी की परीक्षाएं जो हैं उनमें पूछे जाने की 100% उम्मीद है। जो ये प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है पेपर में आपको ज्यों के त्यों देखने को मिले। तो जितनी भी परीक्षाएं पीईबी के द्वारा होने वाली हैं और जिनमें भी सामान्य विज्ञान आपका सिलेबस में है, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आकाश नीला दिखने का कारण है। ये जो प्रश्न है कम से कम 50 बार अलग अलग पैटर्न से बदल कर पूछा गया है और उसमें विकल्प बस बदल दिए जाते हैं। अभी आपके सामने भी आएंगे तो हम आपको बताएंगे भी। जो ये प्रश्न है MPSI 2013 में पूछा गया था कि आकाश नीला दिखने का कारण है। वास्तव में यह नीला है इसलिए नीला दिखाई देता है, या अन्य रंगों से नीले रंग का वातावरण अधिक बिखेरता है, या फिर सभी रंगों के मिलने से नीला रंग बनता है, या फिर सफ़ेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सबसे सही जो सटीक आंसर है वो है सफ़ेद प्रकाश में नीले रंग का आधिपत्य होता है। ऑप्शन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है नीले रंग का जो है प्रकीर्णन भी अधिक होता है और नीले रंग से हमारी आंखें संवेदनशील भी होती हैं, इसलिए जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर द है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। किसी व्यक्ति का अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो दर्पण आपका कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, या व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना। बताइए दर्पण का जो है ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, तो आप कहेंगे कि अगर दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी भी है तो आप जो है एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। यानी जितनी ऊंचाई है उससे आधा भी दर्पण की साइज होने पर व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। देखिए अगर वही प्रश्न, ऑप्शन बस अलग है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, या फिर लाल प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, या फिर नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण कम होता है, या फिर नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण अधिक होता है। बताइए इसमें क्या सही होगा। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। जी हाँ, तो अभी अभी आपको बताया था कि नीले प्रकाश का जो है प्रकीर्णन अधिक होता है, और पिछले जो प्रश्न था उसमें आपने टिक लगाया था कि नीले रंग का आधिपत्य अधिक होता है। और आधिपत्य अधिक क्यों होता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मृग तृष्णा उदाहरण है। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है और अलग अलग नाम बदलकर पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। मृग तृष्णा उदाहरण है ध्रुवण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, या विवर्तन का। बताइए। तो जिन लोगों ने मृग तृष्णा नाम नहीं सुना है, अगर उसको बचाया जाए, रेगिस्तान में मारीच का सुना है ना, रेगिस्तान में मारीच का। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है रेगिस्तान की मारीच का या मृग तृष्णा जो है वो किस प्रकार से होता है। यानी रेगिस्तान में अगर आप दूर देखेंगे तो जब गर्मी पड़ती है तो क्या है, आपको दिखाई देगा कि सामने पानी है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वास्तव में कुछ होता नहीं है, वहाँ पर केवल क्या होती है, रेत होती है। तो इस प्रकार के जो घटनाएं आपकी आंखों को धोखे होते हैं उसको कहा जाता है मृग तृष्णा या फिर रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। और ये जो इसके लिए प्रभावी कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है। निम्न में से कौन सा रंग इन 7 रंगों में से नहीं है? जो है प्रिज्म से 7 रंग निकलते हैं, उनमें कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है? तो बैंगनी होता है, हरा भी होता है और नीला भी होता है, लेकिन उसमें कौन सा रंग नहीं होता है? उसमें सम्मिलित नहीं होता है भूरा रंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूरा। और अगर आप कहें कि कौन कौन से रंग सम्मिलित होते हैं, तो उसमें जो है 7 रंग बनते हैं और वो होते हैं क्रमशः। नंबर 1 पर होता है बैंगनी, और फिर होता है कौन सा, जामनी यानी कि वायलेट, जामनी,
फिर होता है नीला यानी कि ब्लू, ऑप्शन नंबर द में है। इसके बाद आता है हरा यानी कि ग्रीन, इसके बाद आता है नारंगी और इसके बाद आता है लाल। इस प्रकार से कुल 7 रंग आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। जो है कोई वस्तु है और उसका वास्तविक और समान आकार का आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो आप उस वस्तु या बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, या फिर लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा उसके मुख्य फोकस के बीच। बताइए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप बिंब को कहाँ रखेंगे। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोकस जो दूरी है लेंस की, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर अगर आप वस्तु को रखेंगे या किसी बिंब को रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा और जो है उत्तल लेंस के कहाँ बनेगा, सामने बनेगा। तो आपको वस्तु को कहाँ रखना होगा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है, यानी कौन सी वस्तु है जिसमें से प्रकाश होकर नहीं गुजरता है। शुद्ध पानी इसमें से तो गुजरता है, हवा से भी गुजरता है और शीशे से भी गुजरता है, लेकिन किससे नहीं गुजरता है, लकड़ी से। देखिए कभी कभी इतने सरल भी प्रश्न आ जाते हैं। जो है लकड़ी प्रकाश के लिए अपारदर्शी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग कहाँ होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार अलग अलग से इसका जो प्रकाशीय तंतु लिखा है इसका नाम बदल बदल के पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रकाशिक तंतु प्रयोग कहाँ होता है, सीटी स्कैन में, एक्सरे किरण में, अल्ट्रासाउंड में, या फिर संचार में। बताइए। जी हाँ, तो प्रकाशीय तंतु का जो इंग्लिश नाम है आपने सुना होगा, क्या, ऑप्टिकल फाइबर। क्या, ऑप्टिकल फाइबर। और जो इसका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, संचार में किया जाता है। और जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किससे बने होते हैं, तो एक कांच की अत्यंत बारीक बने हुए तंतु होते हैं जिसका नाम अपन ने रखा था ऑप्टिकल फाइबर। और जो ऑप्टिकल फाइबर है यानी प्रकाशीय तंतु है वो किस प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, तो ये भी आधारित होते हैं आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। कौन सी प्रक्रिया पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होते हैं प्रकाशीय तंतु, जो कि संचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर क्या आधारित होता है, मृगमारीच का रेगिस्तान में बनना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रात्रि दृष्टि यंत्र में किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल होता है, पराबैंगनी किरणों का, इंफ्रारेड किरणों का, एक्सरे किरणों का, या फिर बीटा किरणों का। रात्रि में जो है देखने के लिए किस प्रकार की किरणों का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जी हाँ, तो आप कहेंगे जो रात्रि में देखने के लिए आपकी किरणों का प्रयोग किया जाता है वो है आपकी इंफ्रारेड किरणें। कौन सी, इंफ्रारेड किरणें, यानी कि अवरक्त किरणें। अच्छा चलिए, अवरक्त किरणों की बात आ ही गई है तो ये बताइए कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, बताइए जल्दी से। जी हाँ, तो अवरक्त जो किरणें हैं या इंफ्रारेड किरणें हैं इनकी खोज की थी, किसने की थी, विलियम, किसने की थी, विलियम हर्शेल ने। किसने की थी, विलियम हर्शेल ने। अच्छा, अब वैज्ञानिक का नाम तो पता चल गया, ये बताइए विलियम हर्शेल ने जो है इंफ्रारेड किरणों की खोज कब की थी, तो वो की थी 1940 में। कब की थी, 1940 में। और इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है, रात में देखने के अलावा इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है अस्पतालों में। अस्पतालों में क्या किया जाता है, इसका सिकाई करने के लिए, जो है मरीजों की सिकाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड किरणों का। और इसके अलावा और कहाँ किया जाता है, तो कोहरे में भी देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कोहरे में देखने के लिए और अंधेरे में देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ किया जाता है, तो और प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। कहाँ पर, फोटोग्राफी में भी इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आती है बात आगे। तो जो है पराबैंगनी किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें तो आपकी किससे निकलती हैं, सूर्य से निकलती हैं। और जो है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो की थी रिटर ने। किसने की थी, रिटर ने। चलिए बाकी दो किरणों को हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रश्न आएगा।
चलिए देखो, आ गया नाम बदल के, प्रकाशीय तंतु आया था अभी, अब आ गया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के अपवर्तन पर, परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि रेगिस्तान की मृगमरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर दोनों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती हैं। ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक उत्तल लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय भाग चित्रानुसार काले कागज से ढक दिया जाए? जो है एक उत्तल लेंस है और उसके प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा यदि उसका जो केंद्र है, देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, यदि उसके केंद्रीय भाग को इस प्रकार चित्रानुसार कागज से ढक दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके प्रतिबिंब पर? ऑप्शन है आपके सामने, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, या फिर पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कम चमकीला होगा, या फिर पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा लेकिन उसका केंद्रीय भाग नहीं होगा, या फिर दो प्रतिबिंब बनेंगे प्रत्येक एक खुले अर्धभाग के कारण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक उत्तल लेंस के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है, अगर उसके केंद्रीय भाग को आपने ढक रखा है तो उसके द्वारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्या होगा? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शक्ति 2D जो है के लेंस की फोकस दूरी है। 2D कौन से लेंस की फोकस दूरी है? बताइए। शक्ति 2D दो जो है डायोप्टर किस लेंस की फोकस दूरी है? तो आप कहेंगे ये किसकी है? जी हाँ, ये है -0.5 m जो मीटर है उस लेंस की फोकस दूरी है। और जो माइनस लगा है ये इंडिकेट करता है कि ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अगर आगे माइनस लगा है तो उत्तल लेंस है, और अगर प्लस लगा है तो फिर अवतल लेंस है। तो माइनस यानी उत्तल लेंस की जो है दो डायोप्टर जो है लेंस की फोकस दूरी है वो लेंस है आपका 0.5 m। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इंद्रधनुष निम्न के कारण बनता है। बताइए। पानी की बूंदों से परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? पानी की बूंदों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के कारण। और ऑप्शन नंबर सा है केवल प्रकाश के विक्षेपण के कारण। द ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बताइए इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? जी हाँ, तो आप कहेंगे जो है पानी की बूंदों के परावर्तन एवं विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। जो है क्या होता है, वर्षा के ठीक बाद बनता है इंद्रधनुष। वर्षा के ठीक बाद बादलों में जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं और जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, और जिनसे जो है क्या बोल सकते हैं, सूर्य की किरणें विक्षेपित होकर इंद्रधनुष का आकार ले लेती हैं। इसलिए पानी की बूंदों के परावर्तन और विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष बन जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेंस की एक सतह उत्तल और दूसरी सतह अवतल है। यदि वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2 है तो उत्तल लेंस होगा यदि जो है एक लेंस की आपकी सतह उत्तल और दूसरी जो है अवतल है, तो आपको बताना है लेंस उत्तल होगा यदि क्या होगा? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो सा है R1 से बड़ा हो R2, यानी कि जो है आपकी वक्रता त्रिज्या जो लेंस 1 है उसकी वक्रता त्रिज्या जो है लेंस 2 के मुकाबले छोटी हो, यानी कि R2 लेंस 2 की वक्रता त्रिज्या बड़ी हो और लेंस 1 की वक्रता त्रिज्या कम हो। इस कंडीशन में उत्तल लेंस बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? बताइए। तो आप कहेंगे नॉर्मली कि यदि हवा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है तो हवा का कांच के सापेक्ष जो होगा 2/3 होगा, पलट जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया। जो है चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाया गया किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा, जिसकी वक्रता त्रिज्या 4.8 मीटर है। जब उस समय जब चंद्रमा से इसकी दूरी
2.4 गुणे 10⁸ मीटर है। यदि प्रतिबिंब का व्यास 2.2 सेंटीमीटर है तब चंद्रमा का व्यास कितना होगा, बताइए। तो तब ऐसी कंडीशन में जो चंद्रमा का व्यास होगा वो होगा आपका 2.2 गुणे 10⁶ मीटर, 2 गुणे 2 इंटू 10⁶ मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी a है और मुख्य फोकस से बिंब की दूरी f है, तब प्राप्त आवर्धन परिणाम होगा। जो आवर्धन परिणाम होगा वो होगा आपका f/a, यानी f/a। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण एवं एक गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण एवं लेंस किस प्रकार के हैं। दोनों उत्तल हैं, दोनों अवतल हैं, दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है, बताइए क्या है। तो जो गोलीय दर्पण हैं, एक गोलीय लेंस प्रत्येक की जो फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो दोनों के दोनों हैं वो कैसे हैं, दोनों के दोनों अवतल हैं, अर्थात ऋणात्मक मान रखते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों अवतल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 40 सेंटीमीटर है। वह इसे एक लेंस के प्रयोग द्वारा 25 सेंटीमीटर तक कम करना चाहता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। जो है एक लेंस लगाना चाहता है जिससे जो उसकी न्यूनतम दूरी देखने की क्षमता है वो 40 सेंटीमीटर है, उसको कम करके 25 सेंटीमीटर पर लाना है, तो वो किस फोकस दूरी का लेंस इस्तेमाल करे। तो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा +200/3 सेंटीमीटर जो है आवर्धन क्षमता वाला लेंस, यानी जो +200 यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करेगा और जिसकी फोकस दूरी होगी +200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये तो सही है। आपतन कोण परावर्तन के कोण से कम होता है, ये गलत है। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, पहला ऑप्शन बस इसमें सही है। जो प्रकाश के दो नियम होते हैं, नंबर 1 आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। तो दो नियमों के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश का वेग 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। एक पारदर्शक पदार्थ का अपवर्तनांक 4/3 है, तब द्रव की प्रकाश की चाल है कितनी होगी, बताइए। द्रव में प्रकाश की चाल कितनी होगी यदि निर्वात में इतनी है। ठीक है, बताओ। तो द्रव में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सामान्य आँख की समंजन क्षमता आँख के लेंस की शक्ति में अधिकतम परिवर्तन लगभग होता है। एक सामान्य आँख की समंजन क्षमता में कितना आप अधिकतम परिवर्तन कर सकते हैं, 1D का, 2D का, 3D का, 4D का। तो एक सामान्य आँख की समंजन क्षमता में जो है आप लगभग जो है समंजन क्षमता इसकी बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक, 4D तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4D। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि यह लगभग एक पूर्ण पारदर्शी होती है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है ना ही परावर्तित करती है, समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, या उपरोक्त सभी। हवा प्रत्यक्ष नहीं है या हवा दिखाई नहीं देती है क्योंकि क्या कारण हो सकता है, बताइए। जी हाँ, तो जो देखिए हवा है वो एक पूर्णतः पारदर्शी भी होती है, ना तो प्रकाश को अवशोषित करती है और ना परावर्तित करती है, और समूचे प्रकाश को पारगमित करती है, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, इसलिए हवा प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का जो है अपवर्तनांक किस पर निर्भर करेगा, माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर, या इन सभी पर। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, बताइए।
तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो सभी पर निर्भर करेगा, माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर, माध्यम के प्रकाशीय घनत्व पर और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर, इन सभी पर निर्भर करता है माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आँख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है? जो आँख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित करते हैं? आइरिस यानी परितारका के द्वारा, कॉर्निया या श्वेतमंडल के द्वारा, सिलियरी पेशियों के द्वारा या प्रकाशीय तंत्रिका के द्वारा। आँख के लेंस की फोकस दूरी कैसे नियंत्रित की जाती है बताइए। जी हाँ, तो आप कहेंगे आइरिस या परितारका के द्वारा। जो है आँख एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है और जैसे पर्दे यानी कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और मनुष्य तथा अन्य स्तनी आँख के लेंस की सिलियरी काय में जो उपस्थित पेशियों के निलंबन तंतुओं के द्वारा छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी फोकस दूरी नियंत्रित की जाती है वो की जाती है आइरिस यानी कि परितारका के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? देखिए, फिर से ये प्रश्न पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल 2017 में। अभी लगभग इसी वीडियो में 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और प्रत्येक बार इसके ऑप्शन अलग मिले हैं आपको। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? प्रकाश के विक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। बताइए। तो आप कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है कैसा होता है? नीला होता है। तो यहाँ पर हमने कुछ 25+ प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है और इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।